है, प्रॉब्लम है इमोशनल कंट्रोल का कोलैप्स हो जाना। लोगों को अपने गुस्से पर काबू नहीं है। और मैं सिर्फ अपनी फीलिंग से नहीं बोल रहा हूं, मैं जानता हूं इंटरनेट पर हर कोई अपने अपने ओपिनियन को फैक्ट बनाकर पेश कर देता है। इसीलिए मैं आपके सामने कुछ डेटा रखता हूं। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की लेटेस्ट क्राइम इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में यंग लोगों के खिलाफ 34,878 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जो 2023 के 31,365 केसेस से लगभग 11% ज्यादा है। अब ये सारे नंबर्स बताते हैं कि यूथ में क्राइम बढ़ रहा है। अब इन नंबर्स को अगर एक सेकंड के लिए साइड में भी रख दें और ये समझें कि ये सिर्फ फाइल्स में लिखे हुए आंकड़े नहीं है। हर एक नंबर के पीछे एक रियल लड़का है, एक रियल लड़की है, एक फैमिली है जो कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। अब जब ये आंकड़े इतनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं तो ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी नहीं रह जाती है, ये एक आईना बन जाती है। एक आईना जो हमें दिखा रहा है कि कुछ तो गहराई में गलत हो रहा है। शायद एज अ सोसाइटी वी आर मूविंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। 7% जंप आया है और लगभग एक डिकेड के पीरियड में ये ग्रोथ रफली 60% के आसपास पहुंच गई है। क्या आप इसका मतलब समझ रहे हो? ये आग आज नहीं लगी है, ये आग धीरे धीरे सालों से सुलग रही थी, बस हमने कभी मुड़ के देखा नहीं। इस एनालिसिस में एक और डिस्टर्बिंग चीज सामने आती है कि ये सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है, ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी की भी कहानी है। तो एक चीज ध्यान से समझना, क्योंकि यही इस पूरे वीडियो की नींव है। ये वायलेंस हर बार एक जैसी नहीं होती, हर केस के पीछे एक अलग ट्रिगर पैटर्न होता है। क्या पैटर्न है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक बात समझानी है। अभी हमने बात की एक ऐसी जनरेशन की जो अपना बहुत सारा टाइम गुस्से में, रिएक्शन में, दूसरों से लड़ने में निकाल रही है। लेकिन इसी जनरेशन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी फोन और इसी सेम इंटरनेट का उल्टा इस्तेमाल करके कुछ फ्रूटफुल सीख रहे हैं। के ऊपर एक दलित स्टूडेंट की मौत का आरोप लगा। रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक के बाद उसको इतना मारा गया कि उसकी डेथ हो गई। एक स्पेलिंग मिस्टेक और उसके बाद इतनी क्रुएलिटी। The family says that the boy was beaten by his teacher a few weeks ago for making a spelling error. इस केस ने पूरे देश में गुस्सा और प्रोटेस्ट ट्रिगर किया। तो देखो, प्रॉब्लम सिर्फ एक तरफ की नहीं है, उंगली सिर्फ यूथ पर उठाना आसान है, लेकिन ईमानदारी की बात तो यह है कि सिर्फ यूथ वायलेंस नहीं कर रहे हैं, कभी कभी वो वायलेंस सीख भी रहे हैं। और सीख देखिए, वो ज्यादातर एक इंसान के थे, एक लड़के के थे, एक स्टूडेंट के थे, एक इंडिविजुअल के थे और उसके अपने गुस्से के थे। लेकिन बहुत से वायलेंट इंसिडेंट्स ऐसे होते ही नहीं है। वो एक अकेले इंसान के नहीं होते, वो एक ग्रुप के, एक भीड़ के, एक आइडेंटिटी से जुड़े हुए होते हैं। गाजियाबाद वाला किस्सा इसी से रिलेटेड है। जरा सोचो, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल और उसके बदले एक पूरी जिंदगी चलेगी। और ये कोई अकेला आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में फेस्टिवल्स और रिलीजियस प्रोसेशंस के आसपास होने वाले वायलेंस और टेंशन को डॉक्यूमेंट किया है। लेकिन अब मैं यहाँ रुकूंगा और आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गलत समझा जा सकता है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनें, बहुत शांति से समझें। मैं यहाँ किसी एक धर्म को या किसी एक कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। अगर आप इस वीडियो से ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि फलानी कम्युनिटी ऐसी होती है, तो आप मेरी पूरी बात समझने में चूक गए, क्योंकि इशू कम्युनिटी का है ही नहीं, इशू है क्राउड साइकोलॉजी का, भीड़ के मनोविज्ञान का। और ये एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के साथ हो सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या फिर किसी भी बैकग्राउंड से हो। ये समझना मुश्किल नहीं है। जब एक अकेला इंसान भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अपनी खुद की पर्सनल जिम्मेदारी कहीं गुम हो जाती है। अकेला इंसान सोचता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया और अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो सजा मुझे मिलेगी, और ये डर उसे हर बार गलत करने से रोक लेता है अकेले में। लेकिन जब वो भीड़ का हिस्सा होता है तो भीड़ में ये डर गायब हो जाता है। उसे लगता है कि यहाँ तो सब कर रहे हैं, मुझे अकेले कौन पकड़ेगा, मैं तो बस एक चेहरा हूं हजारों में। और इसी सोच में एक शरीफ इंसान भी वो काम कर गुजरता है तो शायद वो अकेले होते हुए कभी सपने में भी नहीं करता।